जय हिंद बच्चों, मैं मनीष कुमार सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर। आज हम लोग 2022 में एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ मॉडल सेट है जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक कर बारी बारी से हम लोग उसका सही आंसर पता करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। जिसमें से क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और ये एक एक नंबर का है। इसमें से आपको क्या करना होगा, टोटल 35 जो सही आपको लगे उस आंसर को कलर करना है, आपको जो ओमार शीट मिलेगा उसमें। इसके बाद 20 जो क्वेश्चन होगा ये 2-2 मार्क्स वाला होगा। इसमें से आपको 10 ही क्वेश्चन का जवाब देना हो जो आपको समझ में आए और जो आपको लगे ये आसान है, हमसे बन जाएगा। और जो 6 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है और इस प्रकार हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगा वो 96 होगा, जिसमें से आधे क्वेश्चन का ही जवाब देना है अगर हम लोग सभी क्वेश्चन को एक एक करके बनाएंगे तो इनमें से हम लोग देख लेते हैं। टोटल आपका 70 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होने वाला है और कुछ आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जो कि आपको अलग से एग्जाम देना है। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखते हैं कि ये जो 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का जवाब देना है उसको एक एक करके ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ लेते हैं कि एग्जाम में आपके इसमें से कुछ भी आए तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो आप इसको जानते हैं या पढ़ सकते हैं कि जो भी एग्जाम दिया जाता है वो अपने ही शब्द में उत्तर देना होता है और इसको आप देख लेंगे। और इसमें ये हम लोग इसमें समय को वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे आपको पता है कि ये सेक्शन ए है और इसमें टोटल 1 से लेकर जो 70 तक का प्रश्न दिया गया है, इसके साथ 4 विकल्प भी दिया गया है और इस विकल्प को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या करना होगा, जो आपको ओमार शीट मिलेगा उस ओमार शीट में मतलब टोटल 70 में से जो आपको समझ में आए सही ढंग से उसमें से 35 का ही आपको जवाब देना है। अगर आप 70 क्वेश्चन का जवाब देते हैं यानी कि कलर कर देते हैं ओमार शीट पर, तो आपको शुरू से 35 काउंट किया जाएगा। उस 35 में से अगर आपका सही है तो सही टोटल आंसर का नंबर मिलेगा, अगर उसमें से जो गलत होगा उसको गलत काट दिया जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी रखेंगे और अपने एग्जाम में जो ओमार शीट भरेंगे उसमें से 35 ही भरिएगा जो सही आपको आंसर लगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे स्क्रीन पर आ गया है ये इस मॉडल सेट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो ऑब्जेक्टिव का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणसूत्र के यू क्रोमैटिन की क्या विशेषता है, यानी कि जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यू क्रोमैटिन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो यू क्रोमैटिन होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है, तो उसको बताने के लिए ऑप्शन कुछ दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है आनुवांशिकता सक्रिय होता है, जिसको हम लोग जेनेटिकली एक्टिव भी बोल सकते हैं। उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है। ऑप्शन सी है आनुवांशिकता निष्क्रिय होता है यानी जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। या ऑप्शन डी है दोनों बी एंड सी। तो इसमें से आपको अगर जो आंसर सही लग रहा है आप फटाफट कमेंट करके बताइए और मैं आपके कमेंट को देखता हूं और देखता हूं कि आप इस चीज को अच्छे ढंग से पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं, और नहीं जानते होंगे तो आपको आज पता चल जाएगा इस 5 व्हील एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाने के बाद। तो वैसे देखिए क्रोमोसोम का जो यू क्रोमैटिन की इंपॉर्टेंस यानी विशेषता की बात करें तो ये क्या होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। कुछ मॉडल सेट का आंसर जो आया है आपके मार्केट में कुछ गलत भी उसका आंसर दिया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको सभी आंसर सही बताया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बात कर रहे थे जैसे यू क्रोमैटिन का, अगर यहाँ पे हेट्रोक्रोमैटिन रहता ना तो इसका आंसर क्या हो जाता, जेनेटिकली इनएक्टिव हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका तो यू क्रोमैटिन है, इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, जेनेटिकली एक्टिव यानी आनुवांशिकता सक्रिय होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, यानी जिम कॉर्बेट
नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, यानी कौन से एनिमल के लिए ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राइनो, ऑप्शन बी है लायन, ऑप्शन सी है टाइगर और ऑप्शन डी है ब्लैक बक। तो अगर आपको इसमें से आंसर सही लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। वैसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टाइगर, यानी टाइगर क्या है? इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए फेमस एनिमल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड आपके स्क्रीन पर आ गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन देखकर। हाइब्रिड विगर, जिसको शंकर शक्ति के नाम से जाना जाता है, यानी हाइब्रिड विगर निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है? तो किस घटना के कारण ये होती है, इसको हमें समझने के लिए यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर, सेकंड ऑप्शन है काइजमा, थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है जाइगोसिटी और फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है हेट्रोजाइगोसिटी। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। तो देखिए, अगर हाइब्रिड विगर यानी शंकर शक्ति की बात करें तो ये जो है क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस यानी इस घटना के कारण होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसको हिंदी में हम लोग विनिमय के नाम से जानते हैं, चाहे जीन विनिमय के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है? अवशेषी अंग की बात करें तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन का वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट है थंब, जिसको अंगूठा के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी है पिन्ना और ऑप्शन सी है कॉक्सिक्स और ऑप्शन डी है पेल्विक। अगर आपको इसमें से आंसर पता है तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि ताकि मुझे भी लगे कि आपने तैयारी बहुत अच्छे ढंग से किया है। और नहीं अगर आपको पता है तो देखिए हमारे पास जो अवशेषी अंग की बात करेंगे तो 7 हमारे पास क्या है, 6 या 7 यानी अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसमें से अगर इन ऑप्शन की बात करें, इन ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी है जिसको पिन्ना के नाम से जानते हैं। ये हमारे बॉडी का क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। इस प्रकार आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वैसे अपेंडिक्स भी है, तो अपेंडिक्स तो इसमें दिया नहीं है, इसलिए अपेंडिक्स पर टिक आउट तो करना नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है, कह रहा है कि हीमोकोरियल ऑपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो अगर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट वाला सशक, जिसको रैबिट बोलते हैं, ऑप्शन बी है मनुष्य जिसको ह्यूमन बींग्स, तो ये आप समझ रहे हैं। ऑप्शन सी है हॉर्स है घोड़ा जिसको बोल रहे हैं, और ये इनमें से सभी, अगर आपको लग रहा है कि इनमें से सभी क्या है आंसर सही है तो इस पर टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन हीमोकोरियल प्लेसेंटा कह रहा है, तो हर एक के अंदर प्लेसेंटा जो होता है अलग अलग तरह का होता है, लेकिन हीमोकोरियल प्लेसेंटा की बात करें तो ये किस में होता है, तो ये ह्यूमन में होता है। किस में होता है? ह्यूमन में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी मनुष्य के अंदर जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोकोरियल प्लेसेंटा का नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? तो बात करते हैं, देखिए, यानी व्हिच पोलिनेटर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय सेंट ऑफ ए फ्लावर, यानी कि कुछ ऐसे भी पोलिनेटर होते हैं जो पोलन गिरन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर लेकर तो चले जाते हैं, लेकिन उसके सेंट से उसको कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऐसा पोलिनेटर है जिसको पुष्प की गंध से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वे आकर्षित नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है मॉथ, ऑप्शन बी है बटरफ्लाई, ऑप्शन सी है बर्ड और ऑप्शन डी है बैट। तो बताइए तो फटाफट कमेंट करके कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिसको मॉथ बोलते हैं या इसको सल्लभ के भी नाम से जानते हैं। बाकी सब है जो फ्लावर के सेंट से आकर्षित होते हैं, उसके कलर से आकर्षित होते हैं, लेकिन मॉथ को सेंट से कोई मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, कह रहे हैं मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? मात्रात्मक लक्षण की बात करें तो उसको क्वांटिटेटिव ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ द क्वांटिटेटिव ट्रेट इन मैन इज, यानी मनुष्य के अंदर कौन सा
लक्षण है जिसको मात्रात्मक कहा जा सकता है, चाहे उसका उदाहरण कौन सा है? तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है कलर ऑफ आई, ऑप्शन बी है स्किन कलर, और ऑप्शन सी है हेयर कलर, और ऑप्शन डी है शेप ऑफ नोज। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्किन कलर। स्किन कलर जो होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट के अंतर्गत इसको रखा गया है। इस प्रकार इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? यानी वैसे फैक्टर्स या एजेंट का नाम बताना है जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो कैंसर उत्पन्न करने वाले जो भी फैक्टर है उसका नाम आप फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में क्या दे रहा है? कार्सिनोमा। क्या है? कार्सिनोमा। ऑप्शन बी है कार्सिनोजेन। ऑप्शन में क्या दिया है? कार्सिनोजेन। ऑप्शन सी में दिया है ऑन्कोजीन, और ऑप्शन डी में दिया है मेटास्टेसिस। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्सिनोजेन। यानी कार्सिनोजेन के चलते ही क्या होता है? कैंसर उत्पन्न होता है। यानी कि ये एक ऐसा फैक्टर्स है जो कैंसर को उत्पन्न करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी ये हमारे नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करा देते हैं। ऑन्कोजीन है जो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। ये तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो उसको प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं, लेकिन जब एक्टिव होता है तो ऑन्कोजीन कहते हैं। ये इसके चलते भी कैंसर होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन फैक्टर या एजेंट पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कार्सिनोजेन का नाम बताएंगे। मेटास्टेसिस तो जो प्रोसेस है जिसके द्वारा कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलता है। तो आप ये याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर देयर। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन 3 में है 3, यानी ऑप्शन डी में दिया है 4। आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं, और दूसरा वाला है एक आरएनए। तो है ना आपके लिए बेहतरीन। कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और हमेशा के लिए आपके माइंड में लॉक हो जाएगा। और आपके एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दे दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? एक पाड़ी तंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकंड ऑप्शन दे रहा है सेकेंडरी प्रोड्यूसर, थर्ड ऑप्शन दे रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर ऑप्शन में दे रहा है, लेकिन आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है वो प्रोड्यूसर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? प्रोड्यूसर से शुरू होता है, और प्रोड्यूसर के बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री से भी लिखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी को, और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद होता है टर्शियरी कंज्यूमर। और ट्रैफिक लेवल की बात करते हैं तो फर्स्ट जो ट्रैफिक लेवल होता है वो प्रोड्यूसर को बोलते हैं, सेकंड जो ट्रैफिक लेवल होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर को बोलते हैं, और जो थर्ड ट्रैफिक लेवल होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को बोलते हैं, जो फोर्थ ट्रैफिक लेवल होता है वो टर्शियरी कंज्यूमर को बोलते हैं। तो आप फटाफट देख सकते हैं कि इनमें आपका सही आंसर कौन सा दिख रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि फर्स्ट ट्रैफिक लेवल इस इकोसिस्टम में कौन सा है, तो आप देखिए फर्स्ट ट्रैफिक लेवल की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर है, और वही प्रोड्यूसर में कौन सा बताएंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर। इस प्रकार इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा? राइट होगा, करेक्ट होगा। आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं स्क्रीन पे
कि कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए ही जवाब देना है। अगर आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो गलत जवाब आप दे सकते हैं, या क्वेश्चन के नहीं समझने पर ही गलत आंसर होता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते, आधा अधूरा पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं। घर पे आकर अफसोस करने से फायदा है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ऑन्कोजीन, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है प्रोटो ऑन्कोजीन, थर्ड ऑप्शन दे रहा है ए तथा बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन दे रहा है साइलेंट जीन। तो फटाफट कमेंट करके बताइए तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नेम द सेलुलर जीन्स व्हिच व्हेन एक्टिवेटेड कैन कॉजेज कैंसर, यानी इनमें से ऐसे जीन का नाम बताना है जो एक्टिवेट होने के बाद ही कैंसर उत्पन्न करे, वैसे जिस रूप में है उस रूप में रहे तो कैंसर उत्पन्न नहीं करे। ये क्वेश्चन पर ध्यान देना है। कह रहा है जो एक्टिवेट होने के बाद कैंसर उत्पन्न करे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन क्यों? ये इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है। जब ये एक्टिव होता है तो ये ऑन्कोजीन में बदल जाता है, और जब ऑन्कोजीन में बदलता है तभी जाकर कैंसर का कारण बनता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक्टिवेट होने के बाद वो कैंसर का कारण बने, तो प्रोटो ऑन्कोजीन ही है ना जो इनएक्टिवेट है। जब ये एक्टिवेट होगा तभी कैंसर का कारण बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? तो जीन गन एक मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में अगर किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना होता है तो इस मेथड का हम प्रयोग करते हैं। तो जीन गन के लिए क्या होता है, कुछ वेक्टर के रूप में आवश्यकता होती है। तो वेक्टर के रूप में जो आवश्यकता है जिसकी मदद से वे क्या कर सकते हैं, जीन को कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, प्लाज्मिड है, ऑप्शन बी है कॉस्मिड्स, ऑप्शन सी है फैगेमिड्स, और ऑप्शन डी है माइक्रोस्कोपिक पैलेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, प्लाज्मिड। यानी प्लाज्मिड के मदद से ही क्या कर सकते हैं, जीन को सेल के अंदर ट्रांसफर करा सकते हैं या इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है? यानी फ्लेवर सेवर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। किसका जेनेटिकली मॉडिफाइड है? कौन से वैरायटी का? ऑप्शन ए है राइस, ऑप्शन बी है कॉटन, ऑप्शन सी है पोटैटो, और ऑप्शन डी है टोमेटो। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो वैसे ये फ्लेवर सेवर जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है टोमेटो का। तो है ना आपके लिए बेहतरीन सा आंसर। बेहतरीन आंसर क्या? जानकारी सही रखिए कि ताकि एग्जाम में बैठे तो जो क्वेश्चन आप टिक आउट करके आए, अपने उमर सीट में रंग कर आए, भर कर आए, वो आपका सही आंसर हो, आपको नंबर पूरा मिल सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है? संख्या का सीधा पिरामिड, यानी द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर का जो सीधा पिरामिड होता है एब्सेंट होता है, यानी कि इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन ए कह रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी में ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ऑप्शन सी में लैक इकोसिस्टम, और ऑप्शन डी में है पॉन्ड इकोसिस्टम। यानी इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें ये जो अपराइट पिरामिड नंबर होता है क्या होता है? एब्सेंट होता है। यानी संख्या का सीधा पिरामिड किस में अनुपस्थित होता है ये बताना है। क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये देखिए एब्सेंट और प्रेजेंट के आधार पर आप गलत टिक आउट कर लीजिएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा किसमें एब्सेंट होता है। तो एब्सेंट होता है, इसके लिए ऑप्शन ए है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसको छोड़कर बाकी सब में संख्या का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, लेकिन फॉरेस्ट वाला में क्या होता है? उल्टा होता है। इस प्रकार ये सीधा संख्या का पिरामिड इसमें एब्सेंट हो गया ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि पाड़ी तंत्र में जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है, यानी विच इज नॉट रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम। बताइए इसमें फटाफट ऑप्शन देखकर कि किसका रिसाइकल नहीं हो सकता है, पुनः नवीकरण नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन क्या दे रहा है? नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन दे रहा है वाटर, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है एनर्जी। किसका इसमें रिसाइकल नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एनर्जी का यानी रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। बाकी सबका रिसाइकलिंग हो जाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं। क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार दो बार पढ़ेंगे समझ में आ ही जाएगा अगर आप क्लास किए हैं तो। स्पर्मेटोजोआ which are not ejaculated are reobserved in the, यानी कि जब स्पर्मेटोजोआ यानी जो स्पर्म सेल है अगर इसका इजेकुलेशन नहीं होता है यानी ये बॉडी से इजेकुलेट नहीं होते हैं तो वो पुनः रीऑब्जर्व हो जाते हैं। वो भी कौन से स्ट्रक्चर में, ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रोटम, सेकंड ऑप्शन है वास इफरेंस, थर्ड ऑप्शन है वास डिफरेंस और फोर्थ ऑप्शन है इजेकुलेटरी डक्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन बी में देख रहा है ना आपको वास इफरेंस है और ऑप्शन सी में दिख रहा है वास डिफरेंस। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है ये बात अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वास डिफरेंस होगा। वास डिफरेंस इसी से संबंधित है, बट ध्यान रखिएगा ये इसका सही आंसर क्या होगा, वास डिफरेंस। अगर ये स्पर्मेटोजोआ जिसका इजैकुलेशन बॉडी से नहीं होता है तो पुनः रीअब्जॉर्ब हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है। कहाँ पे, वास डिफरेंस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है अगला क्वेश्चन। संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर। कौन से एम्ब्रियोनिक लेयर से कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है एक्टोडर्म लेयर, सेकंड बी ऑप्शन है मेसोडर्म और सी ऑप्शन है एंडोमेसोडर्म और डी ऑप्शन है एंडोडर्म। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कनेक्टिव टिश्यू कौन से एम्ब्रियोनिक लेयर से बने होते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेसोडर्म से। अगर यही स्किन की बात पूछता कि स्किन जो होता है वो किस एम्ब्रियोनिक लेयर से बना होता है तो वहां पे आंसर क्या होता है, एक्टोडर्म हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है ये तो आप देख रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मेसोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्रोमोसोम यानी एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, ये बताना है कि एक्स जो क्रोमोसोम होता है वैसे इसका शेप तो होता है एक्स के फॉर्म में ही रहता है एक्स क्रोमोसोम। इसके बीच में यहाँ पे होता है सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं चार अलग अलग इसका टाइप्स होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिक, एक को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, एक को बोलते हैं मेटासेंट्रिक, एक को बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम है ये आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एसेंट्रिक, ऑप्शन बी कह रहा है एक्रोसेंट्रिक और ऑप्शन सी कह रहा है मेटासेंट्रिक, ऑप्शन डी कह रहा है टीलोसेंट्रिक। तो देखिए ये जो सेंट्रोमियर है ये क्या है, सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर अगर इसके सेंटर में रहेगा, दोनों ये क्रोमैटिड के क्या हो रहा है बीच में रहता है तो इसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। अगर ये किनारे पर एकदम रहेगा तो उसको टीलोसेंट्रिक कहेंगे। अगर बीच से थोड़ा साइड में है तो उसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। तो ऐसे करके इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए एलोसोम निम्नलिखित में से किसका नाम है, यानी एलोसोम्स आर द नेम ऑफ विच अमॉन्ग द फ्लोइंग। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन में बताना है कि एलोसोम हम किसको कह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोसोम, सेकेंड ऑप्शन है यानी बी ऑप्शन है सेक्स क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी है स्वेलिंग ऑन द क्रोमोसोम और ऑप्शन डी है किनेटोकोर। यानी इनमें कौन से स्ट्रक्चर्स को या किसको हम एलोसोम कहेंगे, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको सही जानकारी है तो देखिए ह्यूमन में जो क्रोमोसोम की संख्या होता है वो 46 होता है। अगर पेयर की बात करेंगे तो 23 पेयर्स होता है। 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। और जो 23rd पेयर है यानी 23rd पेयर का मतलब 23वां नंबर जो जोड़ा है जिसके अंदर संख्या कितना होगा क्रोमोसोम का, 2 होगा। यानी कि ये है ना दो टाइप का होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है जो एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है। और यही जो होता है सेक्स क्रोमोसोम है, इसी से डिटरमाइन किया जाता है कि मेल होगा
या फीमेल होगा। तो वैसे देखिए ऑटोसोम तो किसको कहेंगे जो 22 जोड़ा है, लेकिन कह रहा है एलोसोम, तो एलोसोम किसको कहेंगे जो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है यही ना एक दूसरे से डिफरेंट है, बाकी तो ये एक समान है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सेक्स क्रोमोसोम। यानी सेक्स क्रोमोसोम को ही क्या कहा जाता है, एलोसोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में एंडोगेमी निम्नांकित में से किस में पाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो एंडोगेमी जो होता है किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है प्लेनेरिया, ऑप्शन सी है टीनिया और ऑप्शन डी है हाइड्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जिसको प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं, इसके अंदर एंडोगेमी होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, मध्य चक्र निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। मध्य चक्र की बात करें तो इसको स्ट्रेस साइकिल कहा जाता है। जैसे ये दो तरह का साइक्लिकल चेंजेज होता है मैमल्स में, एक होता है एमसी और एक होता है ईसी। तो एमसी जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं और ईसी जो होता है ईस्ट्रस साइकिल को या ओइस्ट्रस साइकिल को बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है प्राइमेट मैमल्स में होता है, किस में होता है, प्राइमेट मैमल्स में। और ईस्ट्रस साइकिल होता है ये किस में होता है, नॉन प्राइमेट मैमल्स में। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, ईस्ट्रस साइकिल क्वेश्चन में कह रहा है। तो ईस्ट्रस साइकिल किस में होता है, नॉन प्राइमेट में और प्राइमेट में। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइमेट में कौन आता है, नॉन प्राइमेट में कौन आता है। तो जो भी ह्यूमन लाइक एनिमल है उसको हम लोग प्राइमेट बोलते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया होगा ह्यूमन लाइक में कौन कौन होता है, जैसे ह्यूमन तो है ही, इसके अलावा मॉन्की है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, एप है, ये सब प्राइमेट मैमल्स है। इसके अंदर जो साइक्लिकल चेंजेज होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और ये साइक्लिकल चेंजेज उसके फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और ईस्ट्रस साइकिल भी प्लेसेंटल मैमल्स के जो नॉन प्राइमेट है उसके फीमेल में होता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है, ईस्ट्रस साइकिल पूछ रहा है, ऑप्शन ए है मैन, ऑप्शन बी है मॉन्की, ऑप्शन सी है काऊ और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। फटाफट कमेंट करके बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप सही जवाब दे पा रहे हैं तो बहुत ही आप खुश नसीब और भाग्यशाली है कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने में बहुत ही आनंद मिल रहा होगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ईस्ट्रस साइकिल किस में होता है, तो काऊ में होता है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है, फटाफट कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। फटाफट कमेंट करके बताइए रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो ये है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, राजस्थान में है। राजस्थान में घूमने का मौका मिले, अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे इस नेशनल पार्क में जाइए, घूमिए और वहाँ पे जानवरों का आनंद लीजिए, देखिए कैसे कैसे जानवर है, किस टाइप का एनिमल है और देखकर बहुत मजा भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसमें स्थानिक पौधा यानी कि व्हिच वन इज एन इंडेमिक प्लांट। इंडेमिक प्लांट कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है रिक्सिया डिस्कलर, ऑप्शन बी है मर्केंसिया पॉलीमॉर्फा, ऑप्शन सी है साइनोडोन डैक्टिलॉन और ऑप्शन डी है नेपेंथिस खासियाना। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये वर्ड जो आ रहा है एन एंडेमिक प्लांट, एंडेमिक प्लांट किसको कहते हैं, वैसे प्लांट जो किसी खास एरिया में ही उगते हैं, सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, वैसे प्लांट को एंडेमिक प्लांट कहा जाता है। तो बताइए तो इसका ऑप्शन कौन सा है जो आपको लग रहा है कि वो एंडेमिक प्लांट के अंतर्गत उसको रखा जा सकता है। तो वैसे इसका आंसर डी होगा राइट, नेपेंथिस खासियाना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीचर प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीचर, PITCHUR, यानी पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं। पीचर प्लांट बोले तो इसको कलश पौधा बोला जाता है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये छोटे छोटे कीड़े को भी खा जाता है, इसलिए ये जो होता है मेघालय की जो खासी पहाड़ियां है वहीं पर ये पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडेमिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में
संवाहक के रूप में, संवाहक मतलब वेक्टर के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए क्या है? ऑप्शन आपके सामने है ट्रांसपोसोन, ऑप्शन बी है इंट्रॉन, ऑप्शन सी है प्लाज्मिड और ऑप्शन डी है एक्सॉन। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यूज्ड एज वेक्टर इन जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में हम जिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का यूज करते हैं वो इसमें से उसको किस नाम से जाना जाता है? आप सामने ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन में से ढूंढिए और फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लाज्मिड। ये सिर्फ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, दूसरे जगह नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिख रहा है। टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? यानी टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म सेल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसमें से, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्लांट और ऑप्शन डी एनिमल। यानी ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इनमें से बताना है कि किसके कोशिकाओं को ये कायाकल्पित करता है यानी ट्रांसफॉर्म कर देता है। कौन? टीआई प्लाज्मिड। अगर इसमें से आपको ऑप्शन पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ये प्लांट के सेल को क्या कर देता है? ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। उस बैक्टीरिया के द्वारा प्लांट के जो रूट होता है उसी रूट में यानी उसको ट्यूमर सेल बना देता है और उसी ट्यूमर सेल के अंदर ये टीआई प्लाज्मिड होता है। तो इस प्रकार ये प्लांट सेल को ही क्या कर सकता है? कायाकल्पित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 26 दिख रहा है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको हम लोग पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इज यूजफुल इन, यानी इनमें से बताना है कि कौन से प्रोसेस करने के लिए ये पीसीआर का उपयोग किया जाता है या किसमें ये उपयोगी होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन के संश्लेषण में। ऑप्शन बी दे रहा है एमिनो एसिड सिंथेसिस यानी अमीनो अम्ल के संश्लेषण में। ऑप्शन सी है डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए के संश्लेषण निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, या डीएनए एम्प्लीफिकेशन यानी डीएनए के प्रवर्धन में इसका उपयोग किया जाता है पीसीआर का। अगर आप ये पढ़े होंगे तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि पीसीआर का यूज इनमें से किस प्रोसेस के लिए किया जाता है, किस कार्य के लिए किया जाता है। तो वैसे आपको याद होगा, पढ़े होंगे तो, कि डीएनए को जब एम्प्लीफाई कराना होता है यानी कई कॉपी तैयार करना होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पीसीआर का प्रयोग करते हैं, जिसको पॉलीमरेज चैन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 में क्या कह रहा है? कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स तथा बोगनविलिया के कांटे क्या है? यानी आपको कुछ ऑर्गेन का नाम दिया है प्लांट के, कुकुरबिटा का टेंड्रिल और बोगनविलिया का जो थॉर्न होता है, इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए सही है? फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ये होमोलोगस ऑर्गेन है, या वेस्टिजियल ऑर्गेन है, या एनालोगस ऑर्गेन है, या बोथ ए एंड बी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा और थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, तो इसका ओरिजिन जो होता है और स्ट्रक्चर जो होता है एक समान होता है, तो ऐसे ऑर्गेन को हम लोग होमोलोगस ऑर्गेन कहते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? होमोलोगस ऑर्गेन, यानी आंसर ए सही होगा, समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है डार्विन के फिंच यानी डार्विन्स फिंचेज सो, यानी डार्विन के जो फिंच होते हैं ये किस चीज को दर्शाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन को, या पैरेलल इवोल्यूशन को, या होमोलॉजी को, या एडेप्टिव रेडिएशन को दिखाते हैं। तो फटाफट बताइए कमेंट करके इनमें से कौन सा आंसर बेहतरीन है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए डार्विन का जो फिंच है वो ऑप्शन डी जो है अनुकूली विकिरण को दर्शाते हैं यानी एडेप्टिव रेडिएशन को दर्शाते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 29 में ऑर्कियोपटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है? यानी ऑर्कियोपटेरिक्स जो होता है फॉसिल बर्ड्स है। फॉसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आज धरती पर नहीं है, यानी इसके जीवाश्म प्राप्त किया गया है, ये इसका शरीर का अवशेष प्राप्त किया गया है जो चट्टान पर मिलता है जब चट्टानों की खुदाई किया जाता है तब। तो ऑर्कियोपटेरिक्स जो फॉसिल बर्ड्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कौन से
एनिमल के ग्रुप के बीच का कनेक्टिंग लिंक है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, यानी एम्फीबियंस जो मेढक वाले में आता है, जो जल और स्थल दोनों जगह पर निवास करते हैं, और रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, उन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, या रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, या एम्फीबियंस और बर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, या फिशेज और एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है? अगर आपको इसमें से आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए और इस प्लेटफॉर्म के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। देखिए आपको पता चल जाएगा। वैसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच के क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? एक द्विसंकर स्थिति कौन सी, यानी कि एक डाई हाइब्रिड कंडीशन बताना है। यानी मोनो हाइब्रिड एक होता है, एक डाई हाइब्रिड होता है। इस बात को मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके हिसाब से बताया गया था, आप समझ गए होंगे। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल डबल आर। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन बी लग रहा है सही, या ऑप्शन सी लग रहा है सही, या ऑप्शन डी लग रहा है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसमें डाई हाइब्रिड कंडीशन कौन सा है? तो डाई हाइब्रिड कंडीशन की बात करेंगे तो देखिए इसमें है ऑप्शन सी, इसका डाई हाइब्रिड कंडीशन को शो करता है, और इस प्रकार इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 31 में कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? यानी जो जीन का अलग अलग फॉर्म होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड। जीन का जो डिफरेंट फॉर्म होता है उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहेंगे, या हेट्रोजाइगोट्स कहेंगे, सप्लीमेंट्री जीन कहेंगे, या एलील कहेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए कि जीन के डिफरेंट फॉर्म को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एलील। याद रखेंगे, इसको युग्म विकल्पी के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। टैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? टैपिटल कोशिका की बात करते हैं तो ये जो हमारे टैपिटम जो लेयर होता है एंथर का या माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर लेयर को हम लोग टैपिटम बोलते हैं। तो टैपिटम के अंदर जो सेल होता है उसी को टैपिटल सेल बोलते हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि टैपिटल सेल जो दर्शाता है माइटोटिक डिवीजन को, या मियोटिक डिवीजन को, या एंडोमाइटोसिस डिवीजन को, या एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीपोलाइडी को दर्शाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एंडोमाइटोसिस एंड पॉलीपोलाइडी को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण कोष किससे बनता है? भ्रूण कोष की बात करेंगे तो एम्ब्रियो सैक जिसको कहा जाता है। तो एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है मेगास्पोर जिसको गुरु बीजाणु कहते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रहा है मेगास्पोरेंजियम जिसको गुरु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी क्या कर रहा है? फीमेल गेमेटोफाइट जिसको मादा युग्म को भीद के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन डी है फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है? ऐसा क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेगास्पोर से ही क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थानांतरण आरएनए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए, शॉर्टकट में हम लोग टीआरएनए के नाम से इसको जानते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है? तो फटाफट कमेंट करके बताइए ट्रांसफर आरएनए पर इनिशिएशन कोडोन पाया जाता है, या डीजेनरेट कोडोन पाया जाता है, या टर्मिनेशन कोडोन पाया जाता है, या एंटी कोडोन पाया जाता है? तो फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा। तब तक मैं कर रहा हूं आपका इंतजार, आप आंसर भेज दीजिए कि ताकि हम समझ सके कि आप भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर कुछ कर रहे हैं और अपने अंदर के जो पावर है उस पावर को दिखा रहे हैं। तो दिखा दीजिए, एकदम टेंशन नहीं लेना है, हम है आपके साथ, हमारी टीम है आपके साथ। इस 5 व्हील प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए और देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटीकोडोन उसमें पाया जाता है। याद रखेंगे ना, ट्रांसफर आरएनए पर एंटीकोडोन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो एक एंजाइम है, लेकिन किस टाइप का एंजाइम है ये फटाफट बताना है। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है ये डीएनए से वैसे बनता है आरएनए,
वो भी कौन सा आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए। और फिर मैसेंजर आरएनए से किस चीज का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, अगर ये सीधा कंटिन्यू हो रहा है तो। लेकिन कुछ वायरस में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो मैसेंजर आरएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या हुआ, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हुआ। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो है आपके लिए बहुत ये बेहतरीन जानकारी, आप इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।